हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। क्या बताता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS15? दिस इज गोइंग टू टेल यू हाउ इज एम्प्लॉयर गोइंग टू डू अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बेनिफिट के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग कैसे करेगा। ये एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट इज द कंसिडरेशन विच इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वेदर इन कैश और इन काइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज दे रहा है उसके रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट कर रहा है, चाहे कैश में, काइंड में, उनकी अकाउंटिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करेगा, ये सिखाया जाएगा आपको AS15 में। आइए एक एक करके बात करते हैं और साथ में लिखते भी जाते हैं। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सबसे पहली बात आती है कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या चीज होती है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स हम एक काम करेंगे, हम शॉर्ट में ना इसको EB लिखेंगे, तो आप बार बार समझ जाइएगा कि जब भी EB आ रहा है तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स है। बार बार एम्प्लॉय बेनिफिट्स पूरा लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। क्या होता है? कंसिडरेशन पेड by employer to employee for services rendered by employee to employer। एम्प्लॉयर जो पैसे एम्प्लॉय को देता है, किस बात की? जो सर्विसेज एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को रेंडर किया है उसके लिए, तो इसे ही एम्प्लॉय बेनिफिट कहा जाता है। सच बेनिफिट्स may arise due to number 1 formal agreement, दूसरा इनफॉर्मल एग्रीमेंट, तीसरा लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। अभी इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है, क्या इसके लिए बकायदा एग्रीमेंट होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट है, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए होने चाहिए कि नहीं भाई ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर है, ये इसको पेमेंट कर रहा है। कहता है तो अच्छी बात, नहीं है तो भी चलेगा। एक फॉर्मल एग्रीमेंट है तो भी चलेगा, कोई इनफॉर्मल एग्रीमेंट है तो भी चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है इसलिए नहीं क्योंकि फॉर्मली एग्री किया गया है वो पेमेंट करना, इसलिए कर रहा है क्योंकि देयर इज एन लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, देयर इज एन रिक्वायरमेंट बाय द स्टैट्यूट। किसी कानून के तहत वो रिक्वायरमेंट बनती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए वो पेमेंट करेगा। जैसे हो गया PF की पेमेंट, ESI की पेमेंट, ग्रेच्युटी की पेमेंट, राइट। फॉर्मल एग्रीमेंट की वजह से पेमेंट्स क्या हो सकती हैं? जनरली एक एम्प्लॉय को हायर किया गया है तो उसे बताया गया था कि हम क्या क्या पेमेंट करेंगे। हम आपको पे करेंगे आपकी बेसिक सैलरी, हम आपको पे करेंगे इंसेंटिव्स, व्हाटएवर, ठीक है। देयर कैन बी सर्टेन इनफॉर्मल पेमेंट अपार्ट फ्रॉम दैट। हो सकता है एम्प्लॉयर ने इनफॉर्मली, विच वॉज नॉट इवन एग्रीड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, रिक्रूटमेंट के समय उसे नहीं बोला गया था, बट द एम्प्लॉय वॉज पेड एन एनुअल बोनस। जब नौकरी देते समय तो नहीं कहा गया था कि आपको ऐसा भी दिया जाएगा, लेकिन बाद में दिया गया, तो दिस इज एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट, राइट। इट वाज नॉट फॉर्मली डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, बट दैट हैज आल्सो बीन पेड। तो ऐसा कोई पेमेंट होता है तो उसकी भी अकाउंटिंग AS15 बताएगा। फॉर्मल एग्रीमेंट के तहत पेमेंट हुआ है
वो भी AS 15 बताएगा। लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट की वजह से कोई पेमेंट बना है तो वो भी AS 15 बताएगा। सिर्फ एक चीज है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा और उसकी अकाउंटिंग AS 15 नहीं बताएगा, वो क्या है? ESOP की पेमेंट, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनियां क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स भी सस्ते रेट पे या फिर फ्री में दे देती हैं, ठीक है, आपको पता ही है। तो ये जो ESOP वाली पेमेंट होती है, इसकी अकाउंटिंग यहां पे इस AS के तहत कवर नहीं होती है। AS 15 does not cover ESOP benefit given to employee। देखिए, क्या ये भी इंप्लॉय बेनिफिट है एक? ESOP भी हाँ है तो इंप्लॉय बेनिफिट, बट इस AS से वो कवर नहीं होगा, राइट। तो क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल एग्रीमेंट, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, कुछ भी हो सब चलेगा कहता है। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। आपको बस ये देखना है क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय यहां पे है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मूव कर रही है उस पेमेंट की अकाउंटिंग इस स्टैंडर्ड में बताई गई है। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर एक्स वाई के लिए काम करता है, ठीक है, अगर एक्स वाई के लिए काम करता है तो क्या जरूरी एक्स एम्प्लॉयर है वाई एम्प्लॉई होगा? एक क्लाइंट आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास और कहता है मेरी रिटर्न फाइल कर दो, तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट उस क्लाइंट के लिए रिटर्न फाइल करता है, तो क्या वो CA उसका एम्प्लॉय हो गया? काम तो उसने भी किया उसके लिए। कैसे पता चलेगा कि जो काम कर रहा है वो बंदा एम्प्लॉय है और जो काम करवा रहा है वो एम्प्लॉयर है? ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि भाई मुझे अपनी बिल्डिंग की डिजाइन बनवानी थी तो मैं एक आर्किटेक्ट के पास गया, बोला बिल्डिंग की डिजाइन बना दो, उसने काम किया, मैंने काम करवाया। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय यहां पे रिलेशन बना क्या? नहीं। तो कैसे पता चलता है कि रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है? जब काम देने वाला 3 चीज और निर्धारित कर दे। क्या निर्धारित कर दे वो 3 चीज? कब, क्या और कैसे। ये 3 बात याद रखिए, कब, क्या और कैसे। जब काम कराने वाला ये बोले कब करना है, मतलब वो सिर्फ काम नहीं बता रहा है कि ये करना है, ये बता रहा है कब करना है। सुबह 10:15 बजे ये काम चाहिए हमको, ठीक है। क्या करना है और कैसे करना है, ये भी नहीं कि जैसे चाहे जैसे कर लो, हम बता रहे हैं कि ऐसे 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 करके ये काम करना है कंप्लीट। तो जब काम देने वाला कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है ये भी बताए तो आप समझ जाइए कि सामने वाला जो काम दे रहा है वो एम्प्लॉयर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं CA हूं, एक क्लाइंट मेरे पास आता है, कहता है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दीजिए, तो बस वो इतना ही बोलेगा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर वो हमसे ये बोलेगा ना कल सुबह 10 बजे ये कर दीजिएगा, तो हम कहेंगे चलो निकलो, हमको ये मत बताओ कब करना है, वो हम देख लेंगे कब करना है, बस आपकी रिटर्न फाइल करानी है ना, वो हो जाएगी। क्या वो मुझे कब करना है बोल सकता है? नहीं। कैसे करना है वो बोल सकता है, वो बोलेगा एक काम कीजिएगा आप ATC में ना फलानी फलानी चीज की डिडक्शन ले लीजिएगा, ठीक है, एक काम कीजिएगा यहाँ पे ये इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इसको आप क्लेम कर लीजिएगा। जब वो इतना बताएगा तो हम कहेंगे अपने से ही रिटर्न फाइल कर लो, हम ही को सिखाने आ गए हो, CA हम है कि तुम हो। ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू टेल मी कि कैसे करना है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हम किसी को काम आउटसोर्स कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली किसी की प्रोफेशनल सर्विस ले रहे होते तो उसकी एक्सपर्टाइज होती है, लेकिन जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है तो एम्प्लॉयर ही उसको सब कुछ बताता है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, देन इट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, राइट। इंग्लिश में अगर लिखें तो कब करना है, व्हेन, what is to be done and how it is to be done. The standard makes 4 things very clear at the outset. सबसे पहली बात, the standard is applicable to benefit provided to all types of employees.
इस स्टैंडर्ड में किसी भी इंप्लॉय को कोई भी बेनिफिट दे रहे हैं, वो इंप्लॉय फुल टाइम हो सकता है, वो इंप्लॉय पार्ट टाइम हो सकता है, वो कैजुअल स्टाफ हो सकता है, इनफैक्ट वो मेरा अप्रेंटाइज भी हो सकता है। अप्रेंटाइज मतलब समझे, इंटर्न्स, ट्रेनीज, ठीक है, इंटर्नशिप करने आया हुआ है, ट्रेनी है हमारा, तो उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। यानी not only the employees, even to the interns, the payment I am making is covered by employee benefit, ठीक है। इनफैक्ट ये लोग ना एम्प्लॉय की डेफिनेशन में भी कवर होते हैं, इंटर्न्स वगैरह भी। एम्प्लॉय बेनिफिट्स कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड, राइट। एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड्स बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट। अगर एम्प्लॉय को पेमेंट करते हो तो कवर होता ही है, अगर एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स को कवर करते हैं, पेमेंट करते हैं, यानी जो लोग एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट हैं उनको अगर हम कोई पेमेंट दे दें, जैसे उनके स्पाउसेस को दे दिए, उनके बच्चों को या उनके दूसरे रिलेटिव को, माता पिता को हमने कुछ पेमेंट कर दी, तो ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट ही कहलाएगा। अंडरस्टूड? तो पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय एंड ऑल्सो देयर डिपेंडेंट। पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली टू एम्प्लॉयज, देयर डिपेंडेंट और टू अदर पार्टी। अब अच्छा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पेमेंट मैंने एम्प्लॉय को की 500 रुपए की, ये लो तुम अपनी बीवी को ये पैसे दे देना, ऐसा नहीं। अगर मैंने एम्प्लॉय को दिया या फिर उसकी वाइफ को डायरेक्टली दे दिया, ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट ही कहलाएगा। या फिर कोई दूसरी पार्टी को डायरेक्टली दे दिया, जैसे एम्प्लॉय का मैंने एक इंश्योरेंस करा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, और उसका 5,000 रुपया मैंने डायरेक्ट किस्त भर दी इंश्योरेंस कंपनी को, तो क्या ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट है? मैंने एम्प्लॉय को तो दिया ही नहीं, मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, स्टिल ये एम्प्लॉय बेनिफिट है, एम्प्लॉय का ही तो बेनिफिट होगा इससे। तो आपने एम्प्लॉय के लीगल हेयर को पैसा दे दिया, उसके नॉमिनी को पैसा दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया, मतलब किसी को भी पैसा दिया जिससे बेनिफिट एम्प्लॉय को आपके हो रहा है, तो ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट है, ठीक है। तो यू मे मेक द पेमेंट डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय, you may pay the payment directly to the dependents of the employee, you can make payment directly to any other party because of which the benefit is going to accrue to the employee। अब जो बेनिफिट्स होते हैं वो देखिए 4 प्रकार के होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स 4 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड टर्मिनल बेनिफिट्स। क्या क्या? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनल बेनिफिट्स। मैं इस बात को आपको ना डायग्राम से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे देखिए, आप कहोगे सर बड़ा कलाकारी हो रही है, क्या बात है? तो आइए बताते हैं, कुछ तो स्पेशल है यहाँ पे। ये है करंट ईयर, ठीक है, कितना है ये? इतना सा, दिस इज करंट ईयर, ठीक है। ये है नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर है। ये क्या है? उसके बाद के जितने भी साल हैं, सब्सीक्वेंट ईयर्स, ठीक है। ये वाली डेट मान लेते हैं रिटायरमेंट डेट है, रिटायरमेंट डेट, और ये हो गया पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद। मैंने आपको 4 तरीके के बेनिफिट्स बताए, ठीक है। कौन कौन से बेनिफिट? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, टर्मिनल बेनिफिट्स। अब ये क्या है? देखिए, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, कोई भी पेमेंट जो आपको यहां पे करंट ईयर में है, हम यहां पे
कोई भी पेमेंट जो आपको लगता है कि इस पीरियड के दौरान हो जाएगा, अगले साल तक हो जाएगा, मैक्सिमम अगले साल तक हो जाएगा, अगले साल के अंत तक हो जाएगा, ठीक है। मतलब करंट ईयर में कोई भी पेमेंट ऐसी लगती है जो अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगी, वो पेमेंट करनी पड़ेगी। जो भी इंप्लॉय बेनिफिट है आपको मालूम है कि ये पेमेंट कब तक करनी पड़ेगी, मैक्स टू मैक्स अगले साल के अंत तक तो करनी ही पड़ेगी, मतलब इसके अंदर ही हो जाएगा, कभी भी हो सकता है, ठीक है। आज अगर आपको कोई भी पेमेंट ऐसी लगती है कि अगले साल के अंत तक हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। अगर आपको वो पेमेंट लगती है कि अगले साल के अंत तक नहीं हो पाएगी, यानी यहां तक भी नहीं हो पाएगी, आपको दिख रहा है कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, यहां तक भी नहीं हो पाएगी। कहां पे लग रहा है आपको होगी वो पेमेंट, आपको लग रहा है कि वो पेमेंट यहां वाली यहां होगी, नेक्स्ट ईयर के बाद हो पाएगी, तो हम इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। एक एम्प्लॉय रिटायर करेगा तब उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो है टर्मिनल बेनिफिट। रिटायर करेगा ना तब पेमेंट करनी है, तो ये हो गया टर्मिनल बेनिफिट। एग्जैक्टली इसी दिन, तो देखिए इसी लाइन पे जाके मैंने चढ़ा दिया, तो ये है टर्मिनल बेनिफिट टीबी। और अगर आपको लगता है कि वो पेमेंट रिटायरमेंट के बाद करनी है, करंट ईयर में आपको मालूम है कि भाई पेमेंट तो एम्प्लॉय को करनी है, लेकिन करनी कब है, रिटायरमेंट के बाद करनी है, तो इस पेमेंट को क्या कहा जाता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पीबी। जस्ट लेट मी नो, क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इससे बहुत क्लियर विजन रहेगा मेरा। अच्छा, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट वो होता है जो अगले साल के अंत तक करना पड़ेगा। अच्छा, फिर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है, जो अगले साल के अंत से भी लेटर, उसके बाद कभी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली रिटायरमेंट के समय जो बेनिफिट आएगा, देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, वो होगा टर्मिनल बेनिफिट्स, राइट। और एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद देना पड़ेगा, ठीक है, रिटायरमेंट हो जाने के बाद देना पड़ेगा, वो है आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है, सैलरी, वेजेस, ये सब शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट होता है। अरे बहुत करोगे, किसी की तनख्वाह कितना रोक दोगे, 10 साल रोक दोगे क्या? कोई भी तनख्वाह जो इस साल की है, अरे मैक्सिमम अगले साल तक दे देंगे, इतना कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि लॉजिकल तो ये भी नहीं है कि आप एक महीना भी किसी की तनख्वाह रोके, क्यों रोकेंगे आप, लेकिन तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कोई एम्प्लॉयर रोक भी लेगा तो कितना होगा, अगले साल के अंत तक दे देगा। तो ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स होता है, सैलरी एंड वेजेस। कंपनसेटेड एब्सेंसेस, कंपनसेटेड एब्सेंसेस का मतलब क्या होता है, बहुत सारी एंटिटीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, अभी डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी ओवरव्यू दे रहे हैं तो बस छोटा सा ही बोल रहे हैं। कंपनसेटेड एब्सेंसेस का मतलब ये होता है कि बहुत सारी एंटिटीज में ये नियम होता है कि एम्प्लॉय को साल भर में कुछ लीव दी जाएगी, वो अलाउड है उसको, वो पेड लीव्स हैं, मतलब वो लीव अगर एम्प्लॉय लेता भी है तो छुट्टी का पैसा नहीं कटेगा, इतनी लीव देंगे ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी कहती है कि हम साल में 5 छुट्टी एम्प्लॉय को देंगे, राइट, और एम्प्लॉय 5 छुट्टी नहीं लेता, अगर ले लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 छुट्टी एम्प्लॉयर कह रहा है कि आप ले सकते हैं। और ये जो लीव होती है वो कौन सी लीव होती है पता है, अदर देन द हॉलीडेज, मतलब अगर संडे को ऑफिस बंद रहता है, छुट्टी होती है, तो वो तो सभी की है, ठीक है, होली दिवाली छुट्टी होती है तो वो तो सभी की है, लेकिन 5 छुट्टी उसके अलावा एम्प्लॉय ले सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो 5 दिन एम्प्लॉय छुट्टी ले भी लेगा तो उसकी तनख्वाह नहीं कटेगी। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो 5 छुट्टी की बजाय सिर्फ 3 छुट्टी लिया और 2 छुट्टी नहीं लिया, तो एम्प्लॉय 2 छुट्टी न लेने की वजह से उसको अलग से पैसा देता है, कहता है तुम्हारी एक दिन की तनख्वाह कितनी है, 1000 रुपया, 2 दिन तुमने कम छुट्टी ली, ये पकड़ो 2000 रुपया। तो ये कंपनसेटेड लीव्स, कंपनसेटेड एब्सेंसेस। हालांकि इसका एक और तरीका भी होता है कि अगले साल जो आपकी 5 छुट्टी थी वो बढ़ के 7 हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल आप 2 छुट्टी नहीं लिए थे, तो या तो अगले साल के लिए 7 हो जाएगी, या तो 2 छुट्टी का आप पैसा ले लो। ये नहीं कि दोनों चीज हो गई, पैसा भी मिल गया 2 छुट्टी का और छुट्टी अगले साल की बढ़ भी गई, ऐसा नहीं होगा, एक चीज ही होगा। तो इसे कहा जाता है कंपनसेटेड एब्सेंसेस। अभी अकाउंटिंग कैसे होती है ये सब अभी बाद में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तीसरी चीज है बोनसेस। बोनसेस भी देने के अलग अलग कंपनियों के तरीके होते हैं। बहुत सारी कंपनी आपको बोनस देती है
1 साल पे कि भाई 1 साल कंप्लीट होगा तो इतना बोनस मिलेगा। कुछ कंपनी का होता है कि बोनस 3 साल पे मिलेगा। कुछ कंपनी होती है कहती है 5 साल अगर मेरे साथ कर लोगे काम तो बोनस मिलेगा, राइट। तो अगर बोनस 1 साल के अंदर अंदर का है, मतलब करेंट फाइनेंशियल ईयर के अंत से 1 साल के अंदर अंदर वाला है, तभी ये बोनस शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, और नहीं तो ये लॉन्ग टर्म भी हो जाएगा। तो बोनस हमेशा शॉर्ट टर्म होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये बोनस शॉर्ट टर्म तो है, लेकिन एट टाइम्स ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। कब हो सकता है? अगर कंपनी कहती है साल का बोनस मिलेगा आपको, ठीक है, तब तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म है। लेकिन कुछ कंपनियों में नियम होता है 5 साल पे बोनस मिलता है, 3 साल पे बोनस मिलता है। हाँ, अगर कंपनी इंप्लॉय 3 साल रहा तब तो मिला उसको, नहीं तो नहीं मिलेगा। 5 साल रहा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में बोनस क्या बन गए? लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बन गया, राइट। आगे देखिए, मेडिकल, हाउसिंग, कार, इन सब के लिए भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, ठीक है। उसे घर दे दिया रहने के लिए, कार दे दिया आने जाने के लिए, मेडिकल की सुविधा मिल जाती है कि भाई तुम बीमार पड़ोगे तो इलाज के लिए पैसा मिल गया। तो दीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। नाउ कमिंग टू लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सबैटिकल लीव, लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स। लॉन्ग सर्विस अवार्ड इज अगेन यही जो बोनस हम आपको कह रहे थे कि लंबे समय तक काम किए हो तो इसका तुमको अलग से हम रिवॉर्ड देंगे। लॉन्ग टर्म डिसएबिलिटी बेनिफिट, अगर आप लंबे समय तक काम करते हो और आप डिसेबल हो जाते हो तो भी आपको बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पे डिसेबल का मतलब क्या होता है? जनरली ये सब कारखानों वगैरह में होता है कि भाई कारखाने में काम कर रहा था एम्प्लॉय, उसकी फिंगर कट गई, ठीक है, हो सकता है हाथ ही कट गया पूरा, ठीक है, काम करने के दौरान, तो उसको एम्प्लॉयर क्या करता है? डिसेबिलिटी बेनिफिट देता है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी, पेंशन, मेडिकल केयर, दीज आर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो एम्प्लॉयमेंट के बाद आता है। मैं बहुत चर्चा इस पे पता है क्यों नहीं कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि हो सकता है बहुत सारे टर्म आपके लिए नए हो, बट बिलीव मी अभी आगे पढ़ेंगे ना तो एक एक को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। सो आई एम जस्ट मूविंग इट फॉरवर्ड, ग्रेच्युटी, पेंशन, मेडिकल केयर। नाउ कमिंग टू टर्मिनल बेनिफिट्स। टर्मिनल बेनिफिट्स क्या है? रिट्रेंचमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट। इन दोनों टर्म को बहुत अच्छे से समझिए। एक्चुअली ये दोनों क्या है, कंपनी अगर एम्प्लॉयज को कम करना चाहती है अपने यहाँ, तो कम करने का तरीका है। कम क्यों करना चाहती है? मान लीजिए कंपनी का जो धंधा है वो बढ़ने की बजाय गिर रहा है, तो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है। अब कंपनी को लग रहा है कि इतने सारे लोगों का कोई काम तो नहीं है हमारे यहाँ, तो 2 तरीका है एम्प्लॉय को कम करने का, ताकि जो सैलरी का खर्चा है वो कम हो जाए। एक बात बताइए, अगर धंधा जैसा चल रहा था पहले वैसा नहीं चल रहा है तो खर्चे कम करने पड़ेंगे कि नहीं? हाँ भाई, जिंदा रहना है तो खर्चे कम करने पड़ेंगे, खर्चा उतना ही रहेगा, धंधा नीचे गिर रहा है तो कैसे चलेगा? तो 2 तरीके हैं एम्प्लॉय के खर्चे को कम करने के लिए, एक को कहते हैं हम रिट्रेंचमेंट, दूसरे को कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप दोनों शब्दों को समझ जाएंगे, रिट्रेंचमेंट क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या है। मेरी कंपनी में मान लीजिए 100 एम्प्लॉय हैं और मुझे ना 30 एम्प्लॉय को निकालना है, 30 एम्प्लॉय को निकालना है। तो तरीका नंबर 1 है कि मैंने 30 एम्प्लॉय का नाम लिख दिया एक लिस्ट पे और अपनी कंपनी के नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, ठीक है, और सभी एम्प्लॉय को मेल चली गई, ठीक है, कि नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लग गई है जिन जिन एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, आप देख लीजिए और निकल जाइए। बस कुछ नहीं, किसी से कुछ बोले नहीं, बताए नहीं, कुछ नहीं, लिस्ट निकाल दिए, 30 लोग को निकाला जा रहा है, कंपनी फायर कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा माहौल खराब हो जाएगा कि नहीं कंपनी में? वो 30 लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन जो 70 लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में भी माहौल खराब हो जाएगा कि नहीं, कि इतने लोगों को निकाल दिया, कंपनी पता नहीं कैसी कंपनी है, कैसे लोग हैं ये लोग, जब मर्जी तब लात मार के निकाल देते हैं, तो बाकी लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं आएगा काम करने में। डू यू एग्री टू दिस? तो बहुत सारी कंपनियां ये वाला काम नहीं करती हैं। जैसे लिस्ट निकाल के निकाल दिए तो इसको कहा जाता है रिट्रेंचमेंट, इसको कहा जाता है रिट्रेंचमेंट, जो अभी मैंने तरीका बताया कि भाई मैंने लिस्ट निकाल दी, 30 लोग निकलो, हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इतना खर्चा बियर नहीं कर पाएंगे। तो बाकी आपको नहीं लगता कि 70 लोगों में भी डिसरेस्ट होगा, लोगों को खराब लगेगा? तो कंपनी इस माहौल को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए क्या करती है,
कंपनी कहती है इन 30 लोगों को हम निकाल रहे हैं और हर इंसान को, सिंस अभी तुरंत उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ समय वो कैसे अपना मैनेज करेंगे, इसलिए सबको 20-20 हजार रुपया भी दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर खर्चा बढ़ा क्यों रहे हो, 20-20 हजार रुपया क्यों दे रहे हो? अरे बेटा, सबकी तनख्वाह जो है वो तो हमेशा देनी पड़ती ना। एक बार निकाल के 20-20 हजार रुपये दे दिए, चलो ठीक है, शांति से माहौल निपट गया, सारे लोग चले भी गए, तो हर महीने तनख्वाह तो नहीं देनी होगी। किसी की तनख्वाह 25 हजार थी, किसी की 30 हजार थी, वो सब तो बचेगा ना, और वो तो हमेशा देना पड़ता। तो कंपनी इस तरीके से करती है, तो इसे कहा जाता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। 30 इंप्लॉय को 20-20 हजार रुपए दिया, कितना पैसा खर्चा किया, 6 लाख रुपए मैंने खर्चा किया और शांतिपूर्वक 30 लोगों को निकाल दिया। ये था तरीका नंबर 1, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के जरिए। ठीक है, ये कब हम मुझे पे करना पड़ा 6 लाख रुपए, जब निकाल रहे थे उसी समय पे किए, सबको निकालते गए, 20-20 हजार रुपए देते गए और नमस्ते करते गए, काम खत्म। अब आइए दूसरी बात करते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। ये क्या होता है? ये बड़ा सुंदर चीज होता है। मैंने एक मीटिंग बुलाई, मेरी कंपनी के 100 एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, अब मैं आया, ठीक है, और आने के बाद मैंने कहा कि ये कंपनी आज जो कुछ भी है सब आपकी वजह से है, आपने इसे यहां तक पहुंचाया है, इस तरक्की में आपकी ही भागीदारी है, आपकी वजह से आज जो कुछ भी मैं हूं वो आपकी वजह से हूं। लेकिन कंपनी के हालात अब अच्छे नहीं हैं, और सिंस कंपनी के हालात अच्छे नहीं हैं तो कंपनी आप सबके खर्चों को वहन नहीं कर पा रही है। हम चाहते तो हैं कि आप सभी रहें, क्योंकि आपसे ही ये कंपनी है, लेकिन चाहकर भी ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, आप सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूं कि कौन एक बंदा होगा जिसे कंपनी के बाहर कदम रखना पड़ेगा। शायद ये सुनते ही मेरा दिल छलनी हो जा रहा है, लेकिन शायद इस कंपनी को और आगे अगर बढ़ाना है तो फिलहाल के लिए खर्चों को कम करना ही पड़ेगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अपनी स्वेच्छा से खुद से 30 लोग निकल जाएं, खुद से ही 30 लोग निकल जाएं, और जो भी लोग निकल रहे हैं वॉलंटरली अपने से, उन सभी को 20 हजार रुपए दिया जाएगा। और उसके बाद मैं हाथ जोड़ूंगा, थोड़े से आंसू आएंगे मेरी आंखों में और मैं निकल जाऊंगा मीटिंग से। और उसके बाद 30 लोग एक लिस्ट में अपना नाम लिख भी देते हैं, कहते हैं हम जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी के हालात सही नहीं है भाई, खर्चे बियर नहीं कर पा रहे, हम देखेंगे, कहीं और देखेंगे। ये 30 लोग निकल गए, ये क्या था? और जो इन 30 लोगों को भी तो मैंने 20-20 हजार रुपए दिया था, 6 लाख रुपए खर्च किया, ये क्या था? ये था वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। और जो लोग गए हैं वो क्या किए? वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब आपको अंतर समझ में आ गया कि नहीं? रिट्रेंचमेंट वाले में मैं निकाल रहा था, वॉलंटरी रिटायरमेंट में खुद से एम्प्लॉय निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये दो जो भी होता है, इनकी जो पेमेंट करते हैं हम, ये एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की जाती है। चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया। रिट्रेंचमेंट आप एम्प्लॉय निकालेगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट एम्प्लॉय खुद से निकलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये एएस की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। ये एएस किस पे एप्लीकेबल होता है? तो इनिशियल क्लास आपको याद है कि नहीं याद है? पहले तो आप ये बताइए, जहां पे आपने ये सीखा था कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होती है बिटवीन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। ठीक है, तो ये जो एएस है ये लगता है लेवल 1 इंटरप्राइजेस पे। लेवल 2, 3 पे ये तभी लगेगा जब इंप्लॉय 2, 3, 4 पे ये तभी लगेगा जब इंप्लॉय 50 से ज्यादा होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात को। लेवल 1 इंटरप्राइज पे ये लगता है ES 15। लेवल 2, 3 एंड 4 इन सब पे तभी लगेगा जब इंप्लॉय 50 से ज्यादा हैं, और वो भी कुछ रिलैक्सेशन के साथ लगेगा। लिख दूं एप्लीकेबिलिटी। नंबर 1, मैंडेटरी on level 1, level 2, 3 and 4
इफ एम्प्लॉय ग्रेटर 50 ग्रेटर इक्वल टू 50 और वो भी विथ रिलैक्सेशन। कुछ इसमें छूट है, पूरी तरीके से यस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको रिलैक्सेशन भी यहां पे मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है लेकिन फिर से एक बार पढ़ देते हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट आर पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड इन विच सर्विस इज रेंडर्ड। सर्विस जिस पीरियड में रेंडर हुआ है उसके अंत से 1 साल के अंदर अंदर, वही तो मैं बार बार बोल रहा था, अगले साल के अंत तक, ये मतलब है उसका पेबल है वो। Accounting for these benefit is generally straightforward because no actuarial assumptions are required to measure the obligation or cost। कह रहा है इसमें कोई टेंशन नहीं होती, जितनी ही आपकी लाइबिलिटी है, जितना आपको पे करना है उतना ही लाइबिलिटी आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई एक्चुरियल एजम्पशन की जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे एक्चुरियल एजम्पशन क्या होता है? देखिए एक्चुरियल एजम्पशन का मतलब क्या होता है, एक्चुरी क्या होता है, आपको एक्चुरी पहले समझाएं। एक्चुरी, एक्चुरी एक सब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है, जिसमें आपको यह सिखाया जाता है कि कोई इंसान कब तक जीवित रहेगा। यह साइंस है एक, जिससे आप यह समझेंगे कि एक इंसान कब तक जीवित रहेगा या एक कंपनी में कब तक वो टिका रहेगा, इसको पढ़ने का एक साइंस है। हाँ, आप कहोगे सर ये सब भी होता है? हाँ, मेरे यहां एक एम्प्लॉय कितने दिन काम करेगा इसको हम पता लगा सकते हैं। हाँ, ये एक साइंस है एक्चुअली। ये कौन सा कहानी है सर? है, इसमें बेसिकली आप एम्प्लॉय की साइकोलॉजी से समझ पाएंगे कि वो कितने दिन रहेगा आपके साथ, ठीक है। कुछ पुराने ट्रेंड्स को हम लोग अप्लाई करते हैं, इन सब की एक पढ़ाई है जिससे हम पूरा ये सब कुछ समझते हैं। तो जो लोग इस पढ़ाई को करते हैं उनको एक्चुअली कहा जाता है, और जितनी भी फ्यूचर की पेमेंट्स होती है ना, उसमें एक्चुरियल साइंस को ही अप्लाई किया जाता है, और तभी पेमेंट एक्चुअल में पता चलती है कि कितनी देनी पड़ेगी और वो खर्चा रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज को बोलता हूं कि जो इस साल हम कमाएंगे ना उसका 10% तुम लोग को बांट देंगे, जितना हम कमाएंगे उसका 10% तुम लोग को बोनस दे देंगे। मतलब कंपनी अगर 10 करोड़ रुपए कमाएगी तो 1 करोड़ बोनस बांट देंगे हम, 10% उसका। 1 करोड़ कमाएगी तो 10 लाख रुपए बोनस बांट देंगे एम्प्लॉयज को, लेकिन बांटेंगे कब? 3 साल बाद। तो अब 3 साल बाद अगर हमको बांटना होगा तो एक बात बताइए, क्या 3 साल तक सारे एम्प्लॉय रहेंगे? कोई जरूरी नहीं है। तो अब हमें पूरा, अब देखिए ऐसे तो हमको मान लीजिए 1 करोड़ कंपनी कमाई है तो मुझे कितना बांटना है? 1 करोड़ का 10 लाख रुपया बांटना है। मान लीजिए अभी कंपनी के एम्प्लॉय है 10, तो यानी सबका बना 1-1 लाख रुपया, लेकिन उसमें से 3 साल बाद सिर्फ 4 ही लोग हैं, तो 10 लाख नहीं देना पड़ेगा, देना तो 4 ही लाख पड़ेगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैं फिर से रिपीट करूं अपनी बात। कंपनी ने बोला कि हम देंगे प्रॉफिट का 10% सारे इंप्लॉयज को बांट देंगे, बोनस बराबर बराबर, जितने इंप्लॉय है सबको बांट देंगे, जितना कंपनी कमाएगी उसका 10%। कंपनी कमा ली 1 करोड़, उसका 10% हुआ 10 लाख, सबको बराबर बांट देंगे। इंप्लॉय कितने थे? 10, तो 10 लाख बांटे 10 इंप्लॉय में, तो हर इंप्लॉय का कितना बना? 1 लाख रुपया। लेकिन मैंने कहा देंगे अभी नहीं, देंगे कितने साल बाद? 3 साल बाद। अब 3 साल बाद टिके उसमें से 4, तो देना कितना है? 4 लाख। भाई सबका 1-1 लाख बना, लेकिन 6 लोग तो निकल चुके थे, तो देना पड़ा 4 लाख रुपया। तो लाइबिलिटी जब रिकॉग्नाइज करेंगे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ना, इस साल क्या हमें लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कि हमको बोनस देना है, हाँ, लेकिन 10 लाख नहीं करेंगे हम अपना एक्चुअरी की मदद से। अब आप एक्चुअरी में मत घुसिए कि अब कैसे पता चलेगा कि 4 ही रहेंगे। अरे वो एक्चुअल में 4 ही रहेंगे ऐसा जरूरी भी नहीं है, हो सकता है 6 रह जाए, हो सकता है 3 ही रह जाए, लेकिन एक्चुअली की साइंस की वजह से ये बात पता लगाई जाएगी कि कितने लोग टिकते हैं। तो ट्रेंड वगैरह देखा जाएगा, आपकी कंपनी में एक लोग कितने समय काम करते हैं, तो उसके हिसाब से निकाला जाएगा कि 4 ही लोग बचेंगे उस समय तक, ठीक है। तो हम लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज तो करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन कितनी? 4 लाख रुपया। लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में ये सब करने की जरूरत है? कह रहा है नहीं, शॉर्ट टर्म में ये सब मत कर देना। जो पेमेंट आपको अगले साल के अंत तक देनी है उसमें एक्चुअली मत घुसेड़ो, ये सीधा सीधा कहने का मतलब है उसका, ठीक है। कह रहा है नो एक्चुरियल एजम्पशन इज रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। जितना आपको लगता है कि पेमेंट करनी है उतना दिखा दीजिए।
शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। रेगुलर पीरियड तो ये पता है आपको, मैंने बताया। देखिए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स को अभी हम लोग अकाउंटिंग के लिए 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं, अकाउंटिंग पर्पस के लिए, शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस और शॉर्ट टर्म ऑल अदर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। देखिए एक पेड एब्सेंसेस भी तो एक बेनिफिट था ना। अब पेड एब्सेंसेस को अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूं, ये क्या होता है पेड एब्सेंसेस। बहुत ध्यान से समझिए पेड एब्सेंस क्या चीज होता है। ये बहुत सारी कंपनियों में ये नियम होता है। पेड एब्सेंस जिस भी कंपनी में नियम होता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बताते हैं कि साल भर में हम इतनी छुट्टी इंप्लॉइज को देंगे। अब एक कंपनी है जो कह रही है हम लोग 10 पेड एब्सेंस देंगे, ठीक है, 10 पेड एब्सेंस इन अ ईयर टू ईच एम्प्लॉय। इसका मतलब समझे, हर एम्प्लॉय को साल में 10 छुट्टी मिलेगी, पेड छुट्टी मिलेगी, मतलब पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। 10 छुट्टी, इसका 10 पेड एब्सेंस का मतलब हो गया 10 छुट्टी और पैसा नहीं कटेगा। अब ऐसे तो छुट्टी होती है तो पैसा कटता है ना कंपनियों में, लेकिन ये 10 छुट्टी का पैसा नहीं कटेगा, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब जैसे एक एम्प्लॉय है, मान लीजिए उसकी तनख्वाह कितनी है, पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं। एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी है ₹25,000 पर मंथ, महीने की 25,000 रुपया तनख्वाह है, ठीक है। इस बंदे ने पता है क्या किया, साल में 8 एब्सेंट किया है, 8 एब्सेंट इन अ ईयर। इसको तनख्वाह कितनी मिलेगी जल्दी बताइए। उसको सैलरी मिलेगी 25,000 इंटू 12 महीने का पूरा मिलेगा 3 लाख रुपया। हर महीने 25,000 रुपये मिलेगा, 8 छुट्टी का पैसा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटा 8 छुट्टी का पैसा, इसने तो 8 छुट्टी की थी। क्योंकि इस कंपनी ने कहा है 10 पेड एब्सेंस हम देते हैं भाई, हम तो 10 छुट्टी तक देते हैं साल का। तो सिंस इसने 8 ही छुट्टी ली थी इसलिए इसका पैसा कटा ही नहीं, इसको हर महीने पूरी पूरी तनख्वाह मिली, ठीक है। अब ये 2 छुट्टी जो बच गई, ठीक है, 2 लीव्स अनअवेल्ड, इसको कहते हैं अनअवेल्ड लीव। अनअवेल्ड लीव कितना हो गया, हम ऐसे ही लिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, जो छुट्टी आप नहीं लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, अनअवेल्ड लीव। याद रहेगा ना, 2 डेज, ठीक है। लीव मिली कितनी थी, पेड एब्सेंसेस कितने अलाउड थे, लीव अलाउड 10, लीव अवेल्ड, अब इसको बोला जाता है लीव अलाउड। ये जो था ये, इसको क्या बोलते हैं, 10 पेड एब्सेंस है, इसको बोलते हैं लीव अलाउड, छुट्टी कितनी अलाउड है, ठीक है। और ये क्या था, 8 एब्सेंट, लीव टेकन, इसको बोला जाता है लीव टेकन। और जो लीव नहीं लिए उसको बोलते हैं हम अनअवेल्ड लीव, ये रहा अनअवेल्ड लीव। अब अनअवेल्ड लीव के साथ 2 कंडीशन हो सकती है, एक होता है एक्यूमुलेटिंग, दूसरा होता है नॉन एक्यूमुलेटिंग। अच्छा, अब ये क्या चीज होती है सर, जल्दी से बताइए भाई। एक्यूमुलेटिंग और नॉन एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग का मतलब ये हुआ कि तुमको 10 छुट्टी मिलती है, तुम 8 लिए तो भी कोई बात नहीं, 2 छुट्टी खत्म, कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। अगर तुम एक भी छुट्टी नहीं लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको तनख्वाह मिली बस, तुमको पूरी पूरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये 2 लीव जो तुम्हारी नहीं लिए हो, नॉन एक्यूमुलेटिंग में लैप्स हो जाएगी, ये 2 लीव लैप्स हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है, खत्म। समझ में आया नॉन एक्यूमुलेटिंग क्या होता है। जैसे मुझे 10 छुट्टी साल की मिलती है, ठीक है, जिसका पैसा नहीं कटता है। अगर एम्प्लॉयर ने वो बोला है नॉन एक्यूमुलेटिंग है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम 10 छुट्टी तक ले सकते हो, अगर कम लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा लोगे तो 10 से ज्यादा छुट्टी लोगे तब तो तनख्वाह कटेगी, 10 से ज्यादा लेंगे तब तो कटेगी। लेकिन अगर 9 लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कम लिए हैं छुट्टी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हम 10 की जगह 8 छुट्टी लिए तो कोई फायदा नहीं होगा, 2 छुट्टी लैप्स हो गई। लेकिन एक्यूमुलेटिंग में क्या होता है, 2 चीजें होती है, या तो वेस्टिंग होगा
या तो नॉन वेस्टिंग होगा। अब ये क्या कहानी है सर? वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग का मतलब होता है आपको कैश मिलता है, कैश अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव। वेस्टिंग में आपको कैश मिलता है अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव। इसका मतलब 2 दिन का आपको पैसा मिलेगा। कैसे मिलता है? 1 दिन का आपकी तनख्वाह कितनी है? जैसे आपकी अगर तनख्वाह 25,000 रुपये है तो पता है 1 दिन की कितनी बनी? 25,000 भागे 12, अरे 25,000 भागे 30, 25,000 डिवाइडेड बाई 30। 1 दिन की आपकी तनख्वाह 833 रुपया। तो आपको ना 2 दिन का 833 रुपये के हिसाब से एम्प्लॉयर और दे देगा। 833 इंटू 2, आपको मिल जाएंगे 1666 रुपया। समझ में आई ये बात कि नहीं? जैसे आपको 10 छुट्टी मिलनी थी ना, मिली कितनी? आपने ली कितनी? 8। 2 छुट्टी नहीं लिए तो एम्प्लॉय 2 छुट्टी जो आपको मिलनी चाहिए थी लेकिन आपने ली नहीं, आप काम करने आए तो 2 दिन का पैसा आपको और एक्स्ट्रा दे देगा एम्प्लॉयर, ये लो। लेकिन अगर वो एक्यूमुलेटिंग होगी तब ऐसा करेगा, क्योंकि वो नॉन एक्यूमुलेटिंग भी हो सकती है। एम्प्लॉयर कहेगा कि मेरे यहाँ लीव नॉन एक्यूमुलेटिंग है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हम पैसा वैसा नहीं देते हैं, तो वो नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव हो गई। नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव में आपका 2 दिन लैप्स हो जाएगा, आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। और एक्यूमुलेटिंग एक दूसरे तरीके का होता है नॉन वेस्टिंग। नॉन वेस्टिंग में क्या होता है? लीव अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव। लीव अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव मतलब आपका लीव जो है वो, आपको लीव नहीं लियो तो बदले में लीव ही मिलेगा। जैसे 2 लीव नहीं लिए हो तो अगले साल आपका 10 की जगह 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर आपका जो लीव अलाउड होगा, नेक्स्ट ईयर लीव अलाउड जो होगा वो हो जाएगा 10 + 2, 2 ये वाला, ये आखिरी साल वाला जो आप नहीं लिए थे, 10 + 2 = 12। अब आप नोट अगर नहीं किए हो तो जल्दी से नोट कर लो, नहीं तो आप भूल भाल जाओगे ये सब क्या कहानी है, और फिर आपको एंट्री फिंट्री समझ में आएगी नहीं। अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए तभी एंट्री समझ में आती है। ठीक है, नॉन एक्यूमुलेटिंग में लैप्स होगा, एक्यूमुलेटिंग में वेस्टिंग है तो पैसा नगद मिल जाएगा, और नॉन वेस्टिंग है तो लीव आगे बढ़ जाएगी, जुड़ जाएगा। अब इसमें भी एक पेच है, इसमें भी कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा ये बात की भी एक लिमिट रहती है। लेकिन मान लीजिए कोई ईयर वाली लिमिट नहीं है तो क्या होगा, आगे समझते हैं अब इसी के। अगर कोई ईयर की लिमिट नहीं है तो नॉन वेस्टिंग में क्या होगा? 12 लीव मिली इस बार हमको, ठीक है, 2 पुराने साल की, 10 इस साल की, 12 लीव हो गई। अब इस साल मैंने छुट्टी ली सिर्फ 3, तो कितना बच गया? अब बच गया 9 छुट्टी। तो अगले साल पता है हमको कितना मिल जाएगा? 9 पिछले साल का और 10 करंट ईयर का मिला के 19 छुट्टी मिलेगी। अब 19 में से फिर 2 ही लिए तो बच गई 17 छुट्टी। फिर उसके बाद वाले साल 17 छुट्टी और 10 छुट्टी, 27 छुट्टी हमें मिलेगी। लेकिन कभी कभी एम्प्लॉयर इस पे कैप लगा देता है, ठीक है, ईयर की लिमिट लग जाती है कि 1 साल से ज़्यादा हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे, 1 साल से ज़्यादा हम कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। तब उस केस में क्या होगा, आइए समझते हैं। ईयर ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड लीव, लीव अलाउड, लीव अवेल्ड, कैरी फॉरवर्ड लीव। ठीक है, यही तो होता है ईयर 1। ईयर 1 में ब्रॉड फॉरवर्ड लीव तो कुछ नहीं था, पहला ही साल है। लीव अलाउ हुआ हमको 10, हमने लिया कितना? 8, तो कैरी फॉरवर्ड हो गया 2, आगे बढ़ गया 2, ठीक है। तो दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड आया, ब्रॉड फॉरवर्ड आया 2, लीव अलाउ हुआ 10, तो टोटल हो गया 12, मैंने लिया कितना? 3, तो 12 में से 3 गया, कितना बच गया अभी भी? 9। तीसरे साल 9 ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, अलाउ कितना हुआ? लीव अलाउड कितना था इस साल का? 10, 19 हो गया, 19 में से मैंने 2 लिया तो कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? 17। चौथे साल आइए, 17 ब्रॉड फॉरवर्ड है, 10 इस बार मिला, 27 हो गया, 27 में से मैंने कितना ले लिया? 5,
तो अब कैरी फॉरवर्ड कितना 22। ये तो था नो लिमिट ऑफ ईयर, नो लिमिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड की कोई लिमिट नहीं थी, जितना चाहे जितना कर लो। अब हम लिखते हैं लीव कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, यही कहानी बदल देते हैं। एक काम करते हैं, पहले रुकिए, नहीं काम क्या करेंगे आप, कोई काम मत करिए। देखिए ईयर 1 डैश 10 लीव थी, लीव अवेल 8, कैरी फॉरवर्ड हुआ 2। दूसरे साल में 2 लीव कैरी फॉरवर्ड वाली आई, लीव अलाउड 10। अब हम लीव अवेल कितनी किए हैं, 3। लीव अवेल हम कितनी किए हैं, 3। तो आपका लीव कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, सिर्फ 1 साल तक ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब लीव आप सेट ऑफ करते हो तो लीव कौन सी खत्म होती है, लीव आपकी खत्म होगी करंट ईयर से। ठीक है, ये 3 लीव कहां से ली जाएगी, 2 बातें होती है ना। देखिए क्या क्या आपके मन में विचार आ सकता है, पहले मैं विचार की बात करता हूं। क्या ये 3 लीव में से 2 यहां से है और 1 यहां से है, क्या है भाई, लीव तो समझना होगा ना कि ये कैसे है ये लीव। ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से। ये 3 लीव क्या है, क्या 2 यहां से और 1 यहां से है, ये हुआ, या फिर ये लीव ऐसे हुई, पूरा का पूरा 3 यहां से। भाई 3 लीव कहां से आ रही है, दैट नीड टू बी सी। तो ये पूरी की पूरी लीव जो है वो पहले मानी जाएगी करंट ईयर से। एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड वाली लीव बाद में यूज होगी। जब भी ये बात आएगी ना, लीव कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी लीव कैरी फॉरवर्ड होता है एक लिमिटेड ईयर के लिए, तो पुरानी लीव को पहले यूज नहीं किया जाता है, पहले नई लीव को यूज किया जाता है। ठीक है, और फिर पुरानी लीव को जितना टेन्योर है बस उतना कैरी फॉरवर्ड होगा, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। तो अब होगा क्या इस सिचुएशन में कि ये वाले में से 10 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 7। ठीक है, तो 7 कैरी फॉरवर्ड होगा और ये 2 वाला हमने यूज नहीं किया, इसलिए ये लैप्स हो जाएगा और सिर्फ 7 ही कैरी फॉरवर्ड होगा। जबकि यहां पे कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, 9। ये समझ में आया सबको, क्योंकि अब ये एक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ये 2 यहां वाला था ना, तो ये यहां पे अब लैप्स करेगा। तो आप कहोगे सर जब लैप्स ही कर जा रहे हैं इस साल, तो फिर फायदा क्या हुआ। फायदा होता ना, बच्चों समझने की कोशिश करो, फायदा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट है। आइए इसी सिचुएशन को आप अलग कर दीजिए, इसी सिचुएशन को हम डिफरेंट कर देते हैं। हम दूसरे साल को फिर से बोलते हैं, यहां पे 2 लीव कैरी फॉरवर्ड होके आई, 10 ये था, और मैंने अवेल कितनी कर लिया, ध्यान से समझिएगा, 12। तो लीजिए 12 अवेल कर लीजिए, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन 12 छुट्टी मिलेगी, पैसा 1 रुपया नहीं कटेगा। लीजिए, मिला तो फायदा, आप लीजिए ना 12। ये होता है कैरी फॉरवर्ड की जब लिमिट होती है। तो भाई अगले साल आप खपा लीजिए, 1 ईयर का आपको फॉरवर्ड टाइम मिला है, तो आप अगले साल खपा लीजिए, ये इसका मतलब होता है। ये कौन सी सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक्मुलेटिंग नॉन वेस्टिंग की, जिसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लीव के बदले लीव मिल रही है, एक्मुलेट हो रहा है लेकिन नॉन वेस्टिंग है, लेकिन लिमिट है कैरी फॉरवर्ड की। आया समझ में सबको। तो ये वाली चीज नहीं मानी जाएगी जो मैं ये बोल रहा था, ये आप ऐसे नहीं मान सकते हो। ये इसको हम कहते हैं, इसका जो मेथड हुआ वो लीफो हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में आई है छुट्टी वो आपको पहले अवेल करनी है। तो ये जो 3 अवेल हुई है वो यहीं से अवेल मानेंगे, इस 10 में से। तो 10 में से अवेल मानेंगे तो 7 बचेगी, 7 कैरी फॉरवर्ड होगी और 2 बेचारा लैप्स हो जाएगा जो पहले का आया, क्योंकि एक ही साल कैरी फॉरवर्ड होना था। अब इसको दोबारा कैरी फॉरवर्ड होने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, the general criteria is that the enterprise should recognize as an expense
द अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस दैट इज ऑलरेडी रेंडर्ड इन द पीरियड। भाई तुरंत आप खर्चे की तरह रिकॉग्नाइज कर लीजिए अनडिस्काउंटेड अमाउंट। अनडिस्काउंटेड अमाउंट का मतलब देखिए कोई भी पैसा अगर मुझे अगले साल देना है 10,000 रुपया, तो आज जैसे अगर मार्केट में 10% का ब्याज चल रहा है तो आज का 10,000 रुपया अगले साल का कितना होगा 11,000 रुपया। तो अगले साल मुझे किसी को 11,000 रुपये देना है तो आज के हिसाब से वो लाइबिलिटी कितने की है 10,000 की। तो आज का 10,000 रुपया अगर मार्केट में 10% ब्याज है चल रहा है तो कितना होता है 11,000 रुपया। यानी आज का 10,000 अगले साल के 11,000 के बराबर है। अगले साल का 11,000 बराबर है कि नहीं। अरे यार 10 मार्केट में ब्याज चलता है, आज 10,000 रुपया अगर मेरे पास है तो अगले साल वो 11,000 अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि ब्याज मिल जाएगा 10% का। वो पैसा मेरे पास अगर पड़ा है बैंक में रखा है, ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आज का 10,000 अगले साल के 11,000 के बराबर है। तो अगले साल की लाइबिलिटी अगर 11,000 की है तो आज के उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू उस लाइबिलिटी की कितनी है 10,000 रुपया। लेकिन कह रहा है डिस्काउंटेड वैल्यू पे मत करना, अनडिस्काउंटेड अमाउंट पे करना। यानी अगले साल की लाइबिलिटी 11,000 है तो लाइबिलिटी 11,000 ही रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। ये सब नहीं करना है, ये सब बदमाशी नहीं करना है जो मैंने सिखाया। लेकिन अनडिस्काउंटेड का मतलब मुझे समझाना था इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अगर मान लो यही कहता है डिस्काउंटेड वैल्यू पे दिखाओ तो अगले साल की लाइबिलिटी अगर 11,000 होती ना तो हमको दिखाना होता 10,000 रुपया पे, क्योंकि आज का 10,000 रुपया खुद ही अगले साल का 11,000 के बराबर है। लेकिन कह रहा है ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, जितना तुमको अगले साल देना है उतने पे ही दिखाओ, अनडिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग नहीं करो उसमें, अनडिस्काउंटेड वैल्यू पे दिखाओ, मतलब जो एक्चुअल लाइबिलिटी है उतने पे दिखाओ। तो ठीक है, ये सब नहीं करना है तो आपको आसानी हो गई। नहीं तो एक फजियत कब हो जाती, जब ये करना होता डिस्काउंटिंग। तो अनडिस्काउंटेड है तो इसलिए आपको टेंशन नहीं है, मजे लीजिए। आगे देखिए क्या है, एनी डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैश पेमेंट मेड ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट एसेट एज अप्रोप्रिएट। अच्छा ठीक है, समझा देते हैं। अगर कम पे किए हो तो लायबिलिटी है, ठीक है, और ज़्यादा पे किए हो तो एसेट है। 10,000 रुपया तनख्वाह बनती है, आप 9,000 दिए हैं, 10,000 तनख्वाह बनती है एम्प्लॉय की, 9,000 दिए हो तो 1,000 की लाइबिलिटी है कि नहीं है। और अगर 10,000 तनख्वाह बनती है, आप 11,000 दे दिए हो तो 1,000 रुपया एसेट है, यानी एडवांसेस है। ज़्यादा पे किए होगे तो एसेट होगा ना, एडवांसेस हो गया। ज़्यादा पे किए हो एम्प्लॉय को तो एडवांस टू एम्प्लॉय हो गया, विच इज़ एन एसेट, ठीक है। लेकिन कम पे किए हो एम्प्लॉय को तो सैलरी पेबल बनेगा, ठीक है। कम पे किए हो तो वो सैलरी पेबल होता है बेटा, होता है कि नहीं, कोई यूनिक बात थोड़ी ना लिख रहा है, हम लोग को भी मालूम है। कम पे किए तो सैलरी पेबल होता है इसलिए लायबिलिटी है। ज़्यादा पे कर देंगे तो एडवांस सैलरी हो जाएगा। एडवांस सैलरी अगर किसी एम्प्लॉय को दिए वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। आइए छोटा सा इलस्ट्रेशन है, देख लेते हैं। एंटिटी XY इज रिक्वायर्ड टू पे सैलरी ऑफ ₹2 करोड़ फॉर द ईयर 20X1X2। इट एक्चुअली पेड सैलरी ऑफ 1.90 करोड़। अरे 2 करोड़ की सैलरी है, 1 करोड़ 90 लाख रुपए दिए हैं तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 10 लाख रुपए की, और क्या। और बैलेंस आपने अगले साल दिया है, अप्रैल X2 में दिया है। X1 X2 का अकाउंटिंग है और अप्रैल X2 में आपने दिया है। डिटरमिन द एक्चुअल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर X1 X2 एंड एनी अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट रिकॉग्नाइज, खर्चा कितना मानेंगे 2 करोड़ रुपए, जितना सैलरी होती है उतना खर्चा मानेंगे। टोटल एक्सपेंस X1 X2 का 2 करोड़ रुपए होगा। और बैलेंस शीट में हम क्या दिखाएंगे, लायबिलिटी दिखाएंगे, सैलरी पेबल। आप दिखा दीजिएगा बैलेंस शीट में सैलरी पेबल 10 लाख रुपए का, ठीक है। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस, कंपनसेटेड वही मतलब पेड एब्सेंसेस। एक्यूमुलेटिंग होता है, एक्यूमुलेटिंग में भी 2 तरीका होता है, वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने समझा दिया आपको। वेस्टिंग वो होता है जिसकी कैश पेमेंट होती है, और
और इसमें क्या होता है कि कैश पेमेंट नहीं होती, नॉट इंटाइटल टू कैश पेमेंट, ठीक है। उसको लीव अगेंस्ट लीव मिलता है, छुट्टी के बदले छुट्टी, लीव अगेंस्ट लीव, यह है नॉन वेस्टिंग, ठीक है। नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग इंटाइटलमेंट। ये जो बात कह रहा है ये बहुत बड़ी बात कह रहा है और आपको बहुत दिमाग लगा के इस बात को समझना होगा। ये नहीं कि हल्के में आप समझ लेंगे तो हो जाएगा काम आपका। नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग इंटाइटलमेंट। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आपकी छुट्टी पूरी नहीं लिया, तो या तो वेस्टिंग अगर होगा तो उसको पैसा मिलेगा और नॉन वेस्टिंग होगा तो छुट्टी के बदले छुट्टी मिलेगा। कह रहा है कि चाहे उसको छुट्टी के बदले छुट्टी देना है या आपको पैसा देना है, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक जैसी करनी है, नो डिस्टिंक्शन, ठीक है। हाउएवर के बाद दूसरी बात कह रहा है, हाउएवर इन मेजरिंग द नॉन वेस्टिंग इंटाइटलमेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग द एंटरप्राइज बिफोर रिसीविंग देम शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। मुझे आपको 10 छुट्टी, मैंने एम्प्लॉय को 10 छुट्टी दी, पहला क्या हो सकता है, उसमें 8 छुट्टी ली और 2 छुट्टी नहीं ली और वो वेस्टिंग था, तो मुझे 2 छुट्टी का उसको पैसा देना है, तो मैं 2 छुट्टी का पैसा जितनी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लूंगा। चलिए आइए प्रैक्टिकली लिख लिख के करते हैं। एग्जाम्पल, लीव अलाउड 10, लीव टेकन 8, अनअवेल्ड लीव कितनी हो गई, छुट्टी कितनी नहीं लिए, अनअवेल्ड लीव 2, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100, सारे का यही हाल। अब एक बार के लिए यही मानना पड़ेगा ताकि जल्दी से हो जाए क्वेश्चन, सबका अलग अलग जोड़ेंगे तो 100 लोग का जोड़ना पड़ जाएगा, अनअवेल्ड लीव कितना है। हम मान लेते हैं 100 एम्प्लॉय थे, सबको 10-10 छुट्टी दी है, सब 8-8 छुट्टी लिए, सब 2-2 छुट्टी नहीं लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल, ठीक है। कैसे आप निकालेंगे, 100 एम्प्लॉय का 2 दिन का इंटू सैलरी पर डे, एक दिन की तनख्वाह कितनी है, ये रहेगा अमाउंट। समझ में आया, हमको 200 छुट्टियों का पैसा देना है, ठीक है। ये कौन सा केस था, ये केस था केस 1 वेस्टिंग के केस में। अब आप इसी को करिए केस 2 नॉन वेस्टिंग, नॉन वेस्टिंग का केस करिए। ये वेस्टिंग का केस था, अब हम नॉन वेस्टिंग का केस करेंगे। ठीक है, अब नॉन वेस्टिंग केस में क्या होगा, आपको एस्टिमेट करना होगा कि कितने लोग छुट्टी ले लेंगे। अब इसमें से अब हमारा एस्टिमेट है ओनली 20 विल अवेल, ठीक है, एंड दैट टू जस्ट 1 लीव। अरे आपको तो पता ही, अगर हम छुट्टी के बदले छुट्टी देंगे तो सारे थोड़ी ना अवेल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम अगले साल भी तो 10-10 छुट्टी देंगे, बहुत लोगों का अगले साल भी तो 10 छुट्टी नहीं खपेगी। सब इतने ज्यादा मेरे यहां कामकाजी, छुट्टी 2 लेते ही नहीं है सब, तो इस साल की 2-2 उनकी बच गई है, तो हम पता है क्या सोच रहे हैं, अगर इस साल की 2 बच गई तो कौन सा अगले साल की सब खपा लेंगे कि 2 छुट्टी लेंगे, पैसा तो मिलता नहीं, छुट्टी के बदले छुट्टी लेना है, नॉन वेस्टिंग केस है, छुट्टी के बदले छुट्टी लेना है, लेकिन अगले साल कौन सा उनका 10 खपेगा कि 2 और लेंगे वो सब। आ रही बात समझ में? तो हमने कैलकुलेट किया कि 100 में से ना बस 20 लोगों को ही छुट्टी चाहिए होगी, अब वो भी 2-2 नहीं ले पाएंगे सर, वो 20 लोग जो लेंगे वो भी बस एक ही और ले पाएंगे।
मतलब 10 वो खपाएंगे अगले साल का और एक और पुराने वाले में से लेंगे जो 2 बची है, बस एक ले पाएंगे। ठीक है, क्या मुझे इनको पैसा देना है? नहीं, लेकिन फिर भी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस साल दिखाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल। कितना दिखाएंगे? हम कहेंगे 20 लोग लेंगे, एक एक छुट्टी लेंगे, सैलरी पर डे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी होगी। अब बात आती है, सर ये लाइबिलिटी क्यों क्रिएट करा रहे हैं? क्योंकि ये पैसा देना तो है नहीं हमको, ये पैसा तो देना है नहीं हमको। मैं आपको समझाता हूं कि ये लाइबिलिटी क्यों क्रिएट हो रही है। बेसिकली ऐसे समझिए कि ये वो इंप्लॉइज हैं जिन्होंने इस साल काम कर दिया है, इस साल इतना एक्स्ट्रा काम कर दिया है जो अगले साल वो काम नहीं करेंगे फिर भी पैसा दिलाएगा। अब बात समझ रहे हैं? अगले साल वो 20 इंप्लॉई एक एक एक्स्ट्रा छुट्टी लेंगे, ठीक है, एक एक एक्स्ट्रा छुट्टी लेंगे, यानी अगले साल वो उतना कम काम करेंगे, लेकिन तनख्वाह तो अगले साल पूरी दिलाएगी उनको, क्योंकि पुराने साल का एडजस्ट हो रहा है। तो एक्चुअल में अगले साल जो आप तनख्वाह दे रहे हो वो अगले साल की नहीं दोगे, अगले साल नेक्स्ट ईयर जो आप तनख्वाह दोगे वो नेक्स्ट ईयर की नहीं दोगे, वो करेंट ईयर की दोगे। तो अगले साल की जो सैलरी बनेगी ना, उसमें से हम इतना पैसा कहेंगे इस साल का था, ये जो इस साल इतना पैसा आप निकाले हो, लाइबिलिटी बनाए हो, जो भी अगले साल की तनख्वाह है पूरी साल भर की, उसमें से इतना पैसा, हम पूरा अगले साल का तनख्वाह नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे उसमें से इतना पैसा इस साल का था, करंट ईयर का था, लाइबिलिटी पे हुई है, और बाकी पैसा अगले साल की सैलरी पे हुई है। आपको थोड़ी दिक्कत हुई होगी, जोर देना होगा दिमाग पे, और फिर से समझते हैं इस बात को। बच्चों, मेरे 20 इंप्लॉइज अगले साल एक एक दिन कम काम करेंगे, जो 10 छुट्टी मिली है ना अगले साल, वो तो अवेल करेंगे, एक एक छुट्टी और अवेल करेंगे। अगले साल वो एक एक छुट्टी और अवेल करेंगे, यानी अगले साल वो कम काम करेंगे बच्चों, लेकिन तनख्वाह कितनी पाएंगे? पूरी पाएंगे, कटेगा नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि वो तो पुरानी वाली लीव कैरी फॉरवर्ड हुई है ना। अगले साल कम काम करेंगे, पैसा पूरा पा रहे हैं, यानी अगले साल जो हम पैसा दे रहे हैं वो पूरा अगले साल के काम का नहीं दे रहे हैं, जो इस साल ऑलरेडी थोड़ा सा काम कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो अगले साल छुट्टी लेंगे एक्स्ट्रा, हम उसका पैसा अगले साल दे रहे हैं। इसीलिए हम इस साल थोड़ी सी लायबिलिटी क्रिएट कर ले रहे हैं, और अगले साल जब हम तनख्वाह देंगे तो कहेंगे उस तनख्वाह के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जो पिछले साल की लायबिलिटी पूरी कर रहा है और बाकी इस साल की तनख्वाह। आई बात सबको समझ में? तो इस साल हम लायबिलिटी इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि इसकी ये छुट्टी वो काम इस साल कर दिए हैं, तभी तो वो अगले साल छुट्टी लेंगे। वो काम इस बार कर दिए हैं, जिसकी वजह से पैसा हम उसको अगले साल देंगे, और वो पैसा बनता किस साल का है? करंट ईयर का ही। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। देखिए, भले आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये बात, लेकिन आप ये बात समझ जा रहे होंगे जब हम ये कह रहे हैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे ही बना है। और क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो एज इट इज एक्सेप्ट करना, क्या ये आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है, दैट्स ऑल। तो बस आप इतना कर लीजिए, भले हम ज़्यादा समझाते हो तो आपको भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल दिमाग में आ जाता हो कि अच्छा अब और समझते हैं और समझते हैं। नहीं बेटा, खुद ही हम ज़्यादा समझा दे रहे हैं, आप थोड़ा सा कम खुद से भी समझेंगे तो चलेगा। सो दिस इज हाउ द लायबिलिटी इज टू बी क्रिएटेड। अगर कैश देना है तो पूरी लायबिलिटी क्रिएट कर दीजिए, और अगर आपको कैश नहीं देना है तो लायबिलिटी उतनी क्रिएट करिए जितना आपको लगता है कि अगले साल छुट्टी अवेल हो पाएगी। इतना कर लेंगे, एग्ज़ाम आपका एकदम खटाखट एकदम मस्त निकल जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए। An enterprise has 100 employees who are each entitled to 5 working days leave for each year.
एक कंपनी में 100 एम्प्लॉई हैं और सबको 5 दिन की छुट्टी मिलती है। अनयूज लीव में बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 कैलेंडर ईयर। जितनी छुट्टी बच गई बस एक ही साल कैरी फॉरवर्ड होगी, यानी छुट्टी के बदले में क्या मिलता है बच्चों? छुट्टी ही मिलती है, नॉन वेस्टिंग लीव है। ये समझ में आ गया ना? एक साल कैरी फॉरवर्ड होता है, अगर नगद नहीं मिलता है एक साल कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी छुट्टी के बदले छुट्टी, वो भी एक साल, ये भी देख लीजिए, ठीक है। द लीव इज फर्स्ट टेकन आउट ऑफ द करंट ईयर इंटाइटलमेंट, देन आउट ऑफ द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अच्छा, कोई भी छुट्टी जब आप लोगे तो पहली करंट ईयर से कटेगी, फिर पुराने वाले से कटेगी। जैसे कैरी फॉरवर्ड हुई मान लीजिए 2 छुट्टी, और करंट ईयर का आपको मिला, करंट ईयर अलाउड कितना हुआ? 5 छुट्टी। अब आप अवेल कर लिए मान लीजिए 5, तो कौन सी अवेल मानी जाएगी? ये वाली 5 अवेल मानी जाएगी। और आपका कैरी फॉरवर्ड अब कितना होगा आगे? अंडा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही ब्रॉट फॉरवर्ड था, ये तो लाए हो पिछले साल का, तो ये तो आपका लैप्स हो गया, ये वाला आपका लैप्स हो जाएगा, और ये वाली पूरी अवेल ही हो गई। ये कह रहा है आपसे, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। कह रहा था लीव इज फर्स्ट टेकन आउट ऑफ द करंट ईयर इंटाइटलमेंट। कोई भी आप छुट्टी लोगे ना तो करंट ईयर वाले में से एडजस्ट करेंगे, एंड देन आउट ऑफ द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और तब पुराने वाले में से। यानी जैसे 2 अगर पहले से आई है, 5 आपको अलाउ की गई और आप 7 ले लिए, तो कैरी फॉरवर्ड अंडा होगा। पहले ये 5 यहां से खपेगा, फिर 2 यहां से खपेगा। आप जैसे 2 छुट्टी ब्रॉट फॉरवर्ड हुई, 5 आपको मिल गई, अब मान लीजिए 5 आप अवेल कर लिए। अगर ये ऐसा होता है कि 2 यहां से एडजस्ट होगी, 3 यहां से एडजस्ट होगी, तो फिर 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाती। मालूम है क्यों? क्योंकि यहां वाला तो 1 साल कैरी फॉरवर्ड हो ही सकता है, लेकिन ये चीज नहीं होता है ना, वही बता रहा है आपको कि हम 2 पुराना वाला खपा लिए, 3 हम 5 छुट्टी लिए, तो हम बोले एम्प्लॉयर को 2 पुराना वाला हुआ, 3 करंट ईयर वाला हुआ, तो करंट ईयर का 2 बचा है, वो 1 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। तो एम्प्लॉयर कहेगा नहीं, ये नियम नहीं होता है, पहले 5 छुट्टी लिए तो पहले 5 इस साल वाला खपा है, और पुराना वाला लैप्स हो जाएगा क्योंकि 1 साल से ज्यादा चलता नहीं है। समझे? तो ये वाला नहीं माना जाता है, ये माना ही नहीं जाता है। आगे देखो, लीफो बेसिस लगता है, कह रहा है एट 31 दिसंबर 2004 द एवरेज अनयूज्ड इंटाइटलमेंट इज 2 डे पर एम्प्लॉय। अच्छा, 31 दिसंबर 2004 को 2 लीव बची थी पर एम्प्लॉय। 5 लीव सबको मिली, सबकी 2 लीव बच गई। The enterprise expects, based on the past experience, which is expected to continue, that 92 employees will take no more than 5 days of leave in 20x5. अगले साल 92 एम्प्लॉय तो ऐसे हैं जिनको 5 लीव से ज्यादा चाहिए ही नहीं होगा। एकदम मेरी वाली कंपनी का हाल है, छुट्टी 2 तो नहीं लेते हैं लोग। ठीक है, कह रहा है कि 100 में से 100 लोगों की 2 छुट्टी बच गई, 5 छुट्टी दी गई थी, 2 छुट्टी बच गई सबकी। अब अगले साल कंपनी कह रही है कि अब 2 छुट्टी बच गई है तो क्या लेंगे? अब हम कंपनी से पूछ रहे हैं कि 2 छुट्टी बच गई, कितने लोग लेंगे? तो अगर 92 लोग तो ऐसे हैं जो 5 छुट्टी खपा ले, वही बहुत है अगले साल की। 2 छुट्टी को तो मारो गोली कह रहा है कंपनी वाला, कह रहा है वो 5 छुट्टी जो हम अगले साल देंगे वही खपा ले तो बहुत बड़ी बात है। तो हम कहे अच्छा बाकी 8 लोग, तो देखो बाकी 8 लोग के लिए क्या कह रहा है, and that the remaining 8 employees will take an average of 6.5 days each। कह रहा बाकी 8 एम्प्लॉय बचे हैं, उनका ऑन एन एवरेज 6.5 छुट्टी होगा। अब 6.5 छुट्टी नहीं होगा, बेसिकली किसी का 6 होगा, किसी का 7 होगा, तो वही एवरेज कह रहा है कि 6.5 छुट्टी होगा एवरेज। ठीक है, यानी 6.5 छुट्टी होगा बाकी के 8 एम्प्लॉयज का, यानी 5 छुट्टी खपेगी कहां से? 5 छुट्टी तो अगले साल वाली खपेगी, और 1.5 छुट्टी पुराने वाले से खपेगी, यानी सिर्फ 8 एम्प्लॉय 1.5 छुट्टी लेंगे पुराने वाले में से। सबको समझ में आई ये बात? 92 लोग तो 5 से ज्यादा ले ही नहीं पाएंगे, कह रहा अगले साल भी। सबकी 2 छुट्टी बची है बच्चों, 100 लोगों की 2 छुट्टी बची है, लेकिन 92 लोग तो अगले साल का ही 5 नहीं लेंगे, तो 2 छुट्टी तो लैप्स हो जाएगी उनकी। ठीक है, बचे कितने? 8 लोग। कह रहा है 8 लोग 6.5 छुट्टी लेंगे, तो 6.5 छुट्टी लेंगे तो 5 छुट्टी तो पहले उनकी अगले साल वाली उसमें से खपेगी, और 1.5 छुट्टी पुराने वाले में से खपेगी, तो यानी 8 एम्प्लॉय का 1.5 दिन की लीव वो ये लोग अवेल करेंगे। ठीक है, तो एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स दैट इट विल पे एन एडिशनल 12 डेज ऑफ पे। कैसे 12 डेज ऑफ पे आया? 8 एम्प्लॉय 1.5 दिन, 1.5 डे।
as a result of unused entitlement that has accumulated at 31st December 2020 ठीक है, 1.5 days each for 8 days ठीक है। तो अब लाइबिलिटी ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, ये करेगा एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल ठीक है, 8/12 इंटू सैलरी पर डे, 8 इंटू 1.5 सैलरी पर डे इसमें कर देंगे ठीक है। ये अमाउंट से एंट्री मार दी जाएगी। नॉन एक्यूमुलेटिंग अगर है, मतलब कुछ एक्यूमुलेट ही नहीं होता है, छुट्टी लैप्स हो जाएगी सीधे सीधे, तो उसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं ना हो रही है। 10 छुट्टी हम दिए, 8 लिए, कोई बात नहीं, 2 छुट्टी गई, खत्म। तो जब खत्म तो फिर ट्रीटमेंट कैसा, अंडरस्टूड। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस में क्या होता है कि कंपनी कहती है कि हम जितना कमाएंगे ना उसका एक सर्टेन परसेंटेज एम्प्लॉय तुम लोग को दे देंगे, बांट देंगे तुम लोग में। बहुत सारी कंपनियों में ये नियम है कि जितना वो कमाते हैं बोलते हैं कि कंपनी का 5% बोनस के रूप में दे दिया जाएगा, कंपनी का 2% बोनस के रूप में दे दिया जाएगा। अगर कंपनी अगले साल ही दे देगी तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी कहती है कि नहीं हम तो भाई 24 महीने बाद देंगे, 36 महीने बाद देंगे, तो पता नहीं कितने टिकेंगे उस समय तक। तो फिर जितने टिकेंगे उतनी लाइबिलिटी क्रिएट करो, क्योंकि पूरा तो देना भी नहीं पड़ेगा। Recognition of expense for profit sharing and bonus plan would depend on the fulfillment of condition mentioned in the standard. The conditions are, कब आप liability recognize करोगे? Enterprise has a present obligation to make such payment as a result of past event. Enterprise की present obligation है, आज के दिन में वो ऑब्लिगेशन है कि ऐसा देना पड़ेगा वो पैसा, बिकॉज ऐसा कोई पास्ट में वादा किया गया था। दूसरी बात, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन बी मेड। आपको कितना देना पड़ेगा इसका एक रिलायबल वैल्यू आप बना सकते हो। अब एकदम ही आइडिया नहीं है कि कितना रुपया देना पड़ेगा, तो आप कैसे बनाओगे लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन आप ऐसा कह नहीं सकते हो कि एकदम ही आइडिया नहीं है तो फिर एक्चुअली अपने यहाँ क्यों नहीं रखते हो, एम्प्लॉय रखो एक जो एक्चुअली पढ़ा हुआ है, वो बताएगा आपको कि कितने टिकेंगे और कितना लायबिलिटी होना चाहिए। The second condition can be satisfied only when profit sharing and bonus plan contained a formula for determining the amount of benefit. जैसे आप बोनस कितना दोगे ना उसका अगर फॉर्मूला वगैरह आप बता दियो, प्रॉफिट का 2% 3% तो कैलकुलेट किया जा सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। अब आप बोनस कितना दोगे ये कुछ बताए ही नहीं हो ठीक से, ठीक है, और वो खुद ही फ्यूचर की कोई कंडीशन पे डिपेंडेंट कर दिए हो, तो जिसका एस्टिमेट ही आप नहीं बना सकते हो, तो ऑब्वियसली फिर आप लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। आपने कंडीशन भी खूब दूर की बना दी है कोई, तो एस्टिमेट अगर मतलब रिलायबली अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई फार्मूला इस्टेब्लिश्ड है, तो तब तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे लायबिलिटी की एंट्री। अब एक एग्जांपल देखिए ये क्या है। A profit sharing plan requires an enterprise to pay a specified portion of its net profit for the year to employee who serve throughout the year. कहता है कि कंपनी ने एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान बनाया, कहा जो लोग भी साल भर हमारे यहाँ काम किए हैं उनको हम प्रॉफिट का एक हिस्सा देंगे, ठीक है। If no employees leave during the year, the total profit sharing payment for the year will be 3% of the net profit. क्या कह रहे हैं, यहीं पे बनाते हैं डायग्राम। कंपनी क्या कह रही है, कह रही है ये देखो ये पूरा साल है, ठीक है, जितने लोग आज यहाँ पे हो, यहीं पे चिल्ला रही है कंपनी खड़ी होके, कह रही है जितने लोग भी आज यहाँ पे हो, सारे लोग अगर साल के अंत तक रहे तो हम जितना कमाएंगे उसका 3% बांट देंगे तुम लोग में। कितना बांट देंगे, 3%। ओहो, हम बार बार 3 लिख रहे हैं, ये 0 लिखा जा रहा है। कहते हैं कि हम लोग 3% बांट देंगे प्रॉफिट का, ठीक है। अगर कोई भी एम्प्लॉय नहीं छोड़ा तो लगभग 3% बांटेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के से इस बात को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कमाया 1 करोड़ रुपया, ठीक है, तो मुझे बांटना कितना पड़ेगा, 3 लाख, ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी में एम्प्लॉय कितने हैं, 30,
ठीक है, तो हर एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, ध्यान से समझिए। मैंने कहा 3% बांट देंगे, तो हम कमाएंगे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, तो हम 3 लाख रुपया बांटेंगे। 30 एम्प्लॉय हैं तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 30 एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, 10,000 रुपया। ठीक है, लेकिन कंपनी को लगता है कि स्टाफ टर्नओवर होगा। स्टाफ टर्नओवर का मतलब कुछ लोग छोड़ते हैं, आते हैं, उसको टर्नओवर कहा जाता है। स्टाफ टर्नओवर का मतलब चेंज इन एम्प्लॉयज, चेंज इन एम्प्लॉय को कहा जाता है स्टाफ टर्नओवर। तो कुछ एम्प्लॉयज आएंगे जाएंगे बदलेंगे, तो भाई जो नए आएंगे उनको मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, थ्रू आउट द ईयर काम करेगा, हु सर्व थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग साल के बीच में छोड़ेंगे उनको नहीं मिलेगा, और साल के बीच में जो आएंगे उनको भी नहीं मिलेगा। ये बात समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे ये बात। जो लोग साल भर काम किए हैं बोनस बस उन्हीं को मिल रहा है, तो जो लोग बीच में आए उनको नहीं मिलेगा, और जो लोग बीच में छोड़े उनको भी नहीं मिलेगा। तो मेरे पास 30 एम्प्लॉय थे, सुनो ध्यान से अच्छी से, मेरे पास ओपनिंग में 30 एम्प्लॉय थे, मेरे 5 एम्प्लॉय चले गए लीव जॉब कितने लोग किए, 5 लोग गए। ठीक है, और बल्कि 6 लोग आए, नए लोग, न्यू एम्प्लॉय 6 लोग आए। कितने हो गए साल के अंत पे तो हो गए मेरे पास 31 लोग। अब आप बताओगे बोनस कितने को मिलेगा। देखो, जो 6 लोग आए हैं नए उनको तो मिलेगा नहीं। ठीक है, 5 लोग गए हैं उनको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 30 जो थे उसमें से 5 लोग जो चले गए उनको नहीं मिलेगा, यानी मिलेगा कितनों को, 25 को ही मिलेगा। जो 5 गए उनको नहीं देंगे और जो 6 नए आए हैं उनको नहीं देंगे। तो मेरे पास साल में अंत में 31 हैं, जिसमें से 6 तो नए आए हुए हैं, तो बचे 25 को बस मिलेगा। तो जब 25 को मिलेगा 10-10 हज़ार रुपया, तो कितना हुआ, 2.5 लाख रुपया ही, 2.5 लाख। तो हम साल के अंत पे प्रोविजन 3 लाख का नहीं 2.5 लाख का बनाएंगे, यही समझाया जा रहा है आपको। आप कितना समझे मुझे नहीं मालूम, समझाया यही जा रहा है कि आपको 3 लाख रुपए का प्रोविजन नहीं बनाना है बोनस बांटने का, 2.5 लाख का ही बनाना है। ठीक है, तो आपको सोचना होगा कि कितने लोग चेंज हो जाएंगे हमारे, वो भी एस्टिमेट कर लीजिए और उसके हिसाब से करिए। तो वही कह रहा है कि कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि स्टाफ टर्नओवर होगा, जिसकी वजह से पेमेंट 3% नहीं आएगी, मोटा मोटी 2.5% के आसपास ही आएगी। तो 1 करोड़ का 2.5 लाख कितना हुआ, 2.5% ही तो हुआ। वो इस तरीके से बता रहा है, वो 2.5% खर्चा नहीं हो जाएगा, खर्चा तो 3% रहेगा, प्रॉफिट का 3% 3 लाख बांटना है, लेकिन कुछ इंप्लॉय को नहीं बांटना पड़ा ना, इसलिए अल्टीमेटली खर्चा कम हो गया, और इसलिए वो बोल रहा है कि 2.5% हो गया। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। तो इंटरप्राइज रिकॉग्नाइज करेगी लाइबिलिटी इन एक्सपेंस ऑफ 2.5%, यानी हम अपने यहाँ एंट्री मारेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल, और एंट्री कितने की होगी, 2.5 लाख रुपए। वाह क्या बात है सर। क्लियर है आपको। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है अभी एम्प्लॉय बेनिफिट AS 15 की। अगली क्लास में आएंगे और बातें करेंगे, और जब और बातें कर लेंगे तो फिर लगेंगे बड़े बड़े सवाल, क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ करना है, तो अगली क्लास में करते हैं।